हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख जो सामान्य परिचय है उसके अंतर्गत हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें सारे प्रमुख तथ्यों को हमने एक साथ यहाँ पे मर्ज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में पिछले दो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं डायरेक्ट आ रहे हैं तो, नहीं तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब संबंधित तत्वों को कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखो भाई, साक्षरता दर जो है मध्य प्रदेश की वो कितनी है 69.3, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है सीधा सीधा। ठीक है, अभी जब तक 2021 की जनगणना के तथ्य नहीं आ जाते, 2011 की जनगणना, ठीक है, सो 11 की ये जनगणना के तथ्य हैं, 2021 वाले जब तक नहीं रिलीज हो जाते तब तक के लिए यही मान्य रहेंगे। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर उसमें कितनी है, टोटल तो ये 69 है ना, उसमें पुरुषों की साक्षरता है 78.7%, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें महिलाओं की कितनी है 59.2%, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये टोटल साक्षरता आ जाएगी। राज्य का जनघनत्व, क्या भैया, जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इसको जनघनत्व कहते हैं। तो भैया 236 है मध्य प्रदेश का जनघनत्व। ठीक है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी हमारी 7,26,26,809, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है 3,76,12,309 और महिलाओं की संख्या कितनी है 3,50,14,503। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 10 की है, 10 की, क्योंकि पिछली जो थी 2001 की जनसंख्या थी उससे 2011 की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है दशक में, 10 सालों में, तो वो कितनी प्रतिशत हुई है 20 है, ये है ना कॉमन, ये 20.30% जो है 10 की वृद्धि अंकित करी गई है। जनसंख्या वाला जो जिला है सबसे ज्यादा वो कौन सा है, इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई गई है। इसके अलावा सबसे कम किस में पाई गई, निवाड़ी, क्योंकि ये नवनिर्मित जिला है तो 4 लाख के आसपास इसमें जनसंख्या पाई गई है। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात समझ रहे हैं कि यहां पे 1000 पुरुषों में कितने, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है ना, महिलाओं की संख्या कितनी है वो कहलाता है आपका लिंगानुपात। और ज्यादा मतलब 1000 पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं किस जिले में है, तो बालाघाट में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहां पाया जाता है, भिंड में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखना, भारत में हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और मध्य प्रदेश में भिंड में। चलिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है, जनघनत्व तो आप समझ रहे हैं ना भैया, हमने पिछले वीडियो में पिछले वाली स्लाइड में ही देखा कि 1000 पुरुषों में 1001 वर्ग किलोमीटर में कितने पुरुष रह रहे हैं या लोग रह रहे हैं, तो भैया सबसे ज्यादा लोग जो है भोपाल जिले में रह रहे हैं 1 किलोमीटर की रेंज में, है ना। ठीक है, सो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, भोपाल। सबसे कम जनघनत्व कहां पाया जाएगा, डिंडोरी में पाया जाएगा। कहां, डिंडोरी, ये भी जिला है जो मंडला के नीचे पड़ता है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले में है, तो वो जबलपुर में है। अगर बात करें न्यूनतम की तो अलीराजपुर में। सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो जबलपुर और इंदौर। सबसे कम पुरुषों की बात करें तो अलीराजपुर। महिलाओं की सबसे ज्यादा बात करें तो भोपाल, और महिलाओं की सबसे कम बात करें तो अलीराजपुर। मतलब अलीराजपुर 2 और ये 3, सभी में अलीराजपुर कम है, ज्यादा में जबलपुर है, पुरुषों में जबलपुर है, महिलाओं में भोपाल है। इंदौर का भी नाम पुरुषों में आता है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत की अगर बात करें तो ऐसा भोपाल में जिले में पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात कर ले, सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कौन से जिले में है, तो डिंडोरी में। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व भी डिंडोरी में है और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत भी डिंडोरी में। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जिसको एससी कहा जाता है उसका प्रतिशत किस जिले में है, तो भैया हमने देख लिया था उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में सबसे ज्यादा एससी प्रतिशत है। सबसे कम एससी प्रतिशत कहां है, झाबुआ में। कहां भैया, झाबुआ में। झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ है, तो भैया सबसे ज्यादा जनजाति, जनजाति मतलब एसटी आबादी की बात चल रही है, सो एसटी सबसे ज्यादा कहां है, अलीराजपुर में। सबसे कम कहां है, भिंड में। कहां, भिंड में। ये याद रखना है, पूछा जाता है, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा तो आपको रट लेना है। ये रटना नहीं है, बस 4-6 बार देखोगे ना आप तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या
कौन से 2 जिलों में है? तो इंदौर और धार में सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या है। सबसे कम कहां है? हरदा और अनूपपुर में। कहां? हरदा और अनूपपुर में। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो है 2 जिलों में कौन से हुई है? तो सर्वाधिक इंदौर और झाबुआ में सबसे कम। वहीं न्यूनतम की बात करें तो अनूपपुर और बैतूल। ठीक है भाई, ये न्यूनतम वाले हैं। सबसे ज्यादा इंदौर और झाबुआ, सबसे कम अनूपपुर और बैतूल में दशकीय वृद्धि देखी गई। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या। अनुसूचित जाति मतलब एससी है, याद रखिएगा। सो एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा इंदौर में है और झाबुआ में सबसे कम है। चलिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश जो है आता है जनसंख्या के मामले में पूरे भारत के 28 राज्यों में। साक्षरता दर के मामले में अगर बात करें तो 28वें नंबर पर आता है भारत में मध्य प्रदेश। महिला साक्षरता में भी 28वां नंबर है। और अगर लिंगानुपात की बात करें मध्य प्रदेश की तो कितना है? 931 है। यानी 931 महिलाएं कितनी हैं? 1000 पुरुषों पर 931 महिलाओं का जन्म मध्य प्रदेश में होता है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है? 918 बच्चे जो हैं, तो पुरुष बच्चे जो हैं वो 1000 है और महिला बच्ची मतलब बच्चियां कितनी हैं? 918। मध्य प्रदेश में उस जिले का नाम जिसका लिंगानुपात, राज्य के लिंगानुपात, राज्य का लिंगानुपात कितना है? 931। तो राज्य के लिंगानुपात के बराबर है तो वो ऐसा कौन सा जिला है? रीवा जिला है। 931 930। ठीक है, चलिए, निम्नतम या न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुरैना। भिंड मुरैना शिशु लिंगानुपात में कम। ठीक है, शिशु लिंगानुपात वाला जो सबसे ज्यादा जहां पाया जा रहा है वो कौन सा है? अलीराजपुर में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात पाया जा रहा है। क्षेत्रफल तो हमने देख ही लिया था, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का। और सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कहां पड़ता है? ये बालाघाट, ये छिंदवाड़ा है। चल आगे देख ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अभी अभी बना है निवाड़ी। ये यही वाला जो जिला है ये निवाड़ी है, पीछे आप मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। और सीमावर्ती राज्य अगर बात करें तो पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र। ऐसे 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और अगर बात करें अधिकतम सीमा किस राज्य की लगती है तो उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा लगती है। न्यूनतम बात करें तो गुजरात की 2 राज्यों से 2 जिलों से लगती है। और दक्षिणी सीमा से ताप्ती नदी जो है वो दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की बनाती है। ठीक है, सो दक्षिणतम सीमा कौन? ताप्ती नदी बना रही है। सीमा से जुड़ने वाली जो नदी है उत्तरी सीमा से, वो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी ऐसी है ना, ये पूरा उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश की बनाती है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये तो याद ही है, कितने राज्य जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से ये गुजरती है, ये याद रखना। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री की हमने बात करी ली थी, कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसलिए याद रखना है। पहले राज्यपाल कौन थे हमारे? पट्टाभी सीतारमैया साहब। हरि सिंह गौर, ये पहली यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की जो सागर में एस्टैब्लिश की गई थी 1946 में। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसको बनाया है? पचमढ़ी को, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। जीवाश्म उद्यान जो है डिंडोरी में है पहला। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल। इसके बाद झीलों का नगर, शहर, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कौन किसको कहा जाता है? भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। सड़कों की कुल लंबाई मध्य प्रदेश की कितनी है? 73,311 किलोमीटर। कितनी? 73,311 किलोमीटर कुल सड़कों की लंबाई है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का वो इटारसी है। और रेल सेवा विभाग का मुख्यालय कहां है? भोपाल में। कुल हवाई अड्डों की बात करें तो 5 है, खजुराहो, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। ठीक है भाई, चलिए, 1 नवंबर 2000 ये वो डेट है जब मध्य प्रदेश को अलग कर दिया गया था, 2 भागों में बांट दिया था छत्तीसगढ़ के नाम से। सो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश के
प्रमुख लोकगीतों की अगर बात करें तो एक आला गान होता है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बनता है, कलगी तुर्रा इकट्ठा बोला जाता है, कलगी तुर्रा, नागपंथी गायन और भरथरी गायन, ये सभी प्रमुख प्रमुख लोकगीत हैं मध्य प्रदेश के। प्रमुख लोक नृत्यों की अगर बात करें तो गणगौर, काटी, फिफारिया, आड़ा खाड़ा नाच और डंडा नाच। इसके अलावा मटकी नाच, रजवाड़ी नाच, राई, राई तो भैया बहुत प्रमुख है, याद रखना, खैरा नृत्य, कांडा नृत्य, ये सभी क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली अगर है मध्य प्रदेश की तो वो क्या है, बुंदेलखंडी सबसे ज्यादा बोली जाती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सबसे बड़ी नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये सभी प्रमुख नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी नर्मदा है। नीचे क्वेश्चन है ही, नर्मदा सबसे बड़ी नदी। चलिए, सबसे बड़ी नदी है भारत की 5वें नंबर की, कौन सी, नर्मदा, 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूरे भारत की कौन है, नर्मदा है। चलिए, प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, हलवा, सहारिया, सौर, खेवार, पनिका, कैवार, ये सारी की सारी जनजातियां, इन सबको हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, डोंट वरी, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं तो बेफिक्र रहिए, ठीक है। प्रमुख फसलों की बात करें तो भैया चावल, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन, ये सबसे ज्यादा उगता है, मतलब पहला स्थान है, इसलिए सोया स्टेट भी कहते हैं। गन्ना, कपास, ठीक है, गेहूं दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो याद रखना है। व्यापारिक फसल कौन सी है, सोयाबीन है मध्य प्रदेश की। प्रमुख टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो कानाकिसली, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, सबसे ज्यादा यहां पाए जाते हैं क्या, बाघ, पेंच और सतपुड़ा, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व है। पहला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा था, कान्हा-किसली, याद रखिएगा। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हैं कौन कौन से, कान्हा-किसली, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार जो भोपाल में है, सोन, नरसिंहगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख खनिजों की अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो ग्रेफाइट, अभ्रक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर, स्लेट, ये सभी क्या है, प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का कहाँ है, जबलपुर में, हमने डिस्कस किया था, और 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्टैब्लिश की गई है। मध्य प्रदेश हीरा, डायस्फोर, पायरोफिलाइट और तांबा, ये सभी अयस्क के उत्पादन में देश में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। हीरा, डायस्फेयर, पायरोफिलाइट, तांबा, ये सब पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता पूरे भारत में। वन क्षेत्र का अगर प्रतिशत बात करें मध्य प्रदेश में तो लगभग 31% के आसपास है, जो देश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। आरक्षित वन जो है सबसे ज्यादा उज्जैन में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे अधिक वन वाला जिला है वो कौन सा है, बालाघाट जिला सबसे ज्यादा वन वाला जिला माना जाता है, सबसे कम शाहजहांपुर। और राष्ट्रीयकरण जो है वनों का 1970 में किया गया था, जो सबसे पहला राज्य था भारत का, सबसे पहला राज्य जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण करा 1970 में, जिसने, मध्य प्रदेश। और न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है, नेपानगर, कहाँ पड़ता है, बुरहानपुर में पड़ता है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया था। राज्य सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग जो है विजिलेंस कमीशन जिसको कहा जाता है, 1 मार्च 1964 को इसकी स्थापना करी गई थी, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट भैया जो है मानवाधिकार आयोग, पहले तो मध्य प्रदेश पीएससी में मानवाधिकार वगैरह सारा पूछा जाता था, अभी बंद कर दिया, ठीक है। सो दिसंबर 1994 में, हालांकि जो आयोग हैं अलग से, उनमें मानवाधिकार आयोग है 10वें चैप्टर में, तो हम सारे आयोग भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए, दिसंबर 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, दिसंबर 1994 में। और जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ है, सागर में। भैया ये सारे पुलिस की तैयारी करने वाले लोग याद रख लें भाई, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी कौन है, मध्य प्रदेश है पूरे भारत में, है ना। अभी हुए थे पंचायत के चुनाव, याद होंगे आप सभी को। रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्टैब्लिश है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है, रत्नों का परिष्करण जबलपुर में किया जाता है मध्य प्रदेश में। और विशेष आर्थिक जोन कहाँ है, इंदौर में है ना।
तेल शोधक कारखाना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बीना में, बीना रिफाइनरी है, ओमान की सहायता से बनाई गई है, हम डिस्कस करेंगे, सागर के अंतर्गत पड़ती है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही अभ्यारण्य, ये अगेन सागर में पड़ता है, सागर दमोह के अंतर्गत, ठीक है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल है, जो इंदौर में पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार, जो भोपाल में पड़ता है। और खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ये क्वेश्चन पूछा गया था खनिज संसाधनों के अंतर्गत, ठीक है। आईटी पार्क जो है, क्रिस्टल आईटी पार्क, ये कहाँ है? इंदौर में। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मंडीदीप, ये रायसेन में पड़ता है, भोपाल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, मंडीदीप। एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट जो है वो रतलाम में स्टैब्लिश है। कहां पे? रतलाम में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, देवास, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल, इसको तो हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं, होशंगाबाद में है। इसके अलावा रेलवे की कोच फैक्ट्री जो है वो भोपाल में है। सबसे ज्यादा उद्योगों वाला जिला जो है वो है पीथमपुर। पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंदौर के पास में है, ठीक है। पीथमपुर आपने नाम सुना भी होगा, डेट्रॉइट भी कहा जाता है। चलिए, सबसे कम उद्योगों वाला जिला कौन सा है? पन्ना। पन्ना जो है छतरपुर के पास पड़ता है, खजुराहो के पास में, ठीक है। चलिए, सब सर्वाधिक पवन चक्कियां जो हैं वो कहाँ है? इंदौर में स्टैब्लिश है पवन चक्कियां, है ना, टाइडल एनर्जी। प्रमुख पर्यटक स्थलों की अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा किसली में घूम सकते हैं, महेश्वर जा सकते हैं, खजुराहो, ग्वालियर का किला घूम सकते हैं, सांची का स्तूप देख सकते हैं, पचमढ़ी जा सकते हैं, भीमबेटका जा सकते हैं, मांडू तो आया है, बांधवगढ़ का नेशनल पार्क। ये सारे प्रमुख स्थल हैं, और भी हैं, हम सारा डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो चित्रकूट हो गया, उज्जैन हो गया, इसके अलावा आप चाहें तो अमरकंटक घूम सकते हैं, ओमकारेश्वर घूम सकते हैं, ठीक है, तो वो भी धार्मिक स्थलों में आते हैं। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ग्वालियर में। इसके अलावा पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी पर आधारित मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ है? सिवनी में बनाया गया। तानसेन हथकरघा और पर्यटन मेला, तानसेन का संबंध भैया ग्वालियर घराने से भी है, ठीक है, तो ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है, तानसेन की समाधि भी वहीं है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र जो है 1956 में कहा? महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। अब महाराष्ट्र के अंतर्गत विदर्भ आता है और वो अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो भैया 3 बार लगे हैं। सबसे पहले 5वें और 6वें विधानसभा की अवधि में, उसके मध्य में, कब? 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक ये लगा था, ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहली बार। दूसरी बार ये 5वीं और 6वीं विधानसभा के बीच था, फिर 6वीं और 7वीं विधानसभा के बीच में 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक दूसरी बार। और तीसरी बार 9वीं 10वीं विधानसभा के बीच में कब? 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993, लगभग साल भर लगा रहा, ठीक है। सो 3 बार आपका क्या है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पहले 5वीं 6वीं विधानसभा, 7वीं से 8वीं विधानसभा और 9वीं से 10वीं विधानसभा। कब? 30 अप्रैल से 23 जून, 17 फरवरी से 9 जून, 15 दिसंबर से 6 दिसंबर, ठीक है, याद रहिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का तो नाम सुना ही होगा, है ना, बहुत बड़े, ये राष्ट्रीय आत्मा कहलाते हैं मध्य प्रदेश, है ना, के बहुत बड़े हिंदी के कवि माने जाते हैं। और मुझे फेंक देना बलवानी, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि के लिए समर्पित जिस पद जाए वीर अनेक, है ना। सो ऐसी पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। अपने पत्र कर्मवीर, कर्मवीर समाचार पत्र का ये प्रकाशन करते थे। सो उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का प्रसार भी किया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, इसीलिए भैया बहुत बड़ा नाम है, एक महान आत्मा के रूप में इनको जाना जाता है। 1934 में एनपी केलकर, क्या भैया? केलकर साहब की नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया था। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। सो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? विदिशा में की गई थी, याद रखिएगा, कहां? विदिशा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश में क्रांति का उग्र रूप दिखा और कहां कहां, जबलपुर हो गया, खंडवा हो गया, होशंगाबाद, दमोह, सागर, इन सारे के सारे जिलों में व्यापक आंदोलन करे गए थे। कब? बिल्कुल आजादी के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास। चरण पादुका नरसंहार, ये भैया याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये पूछा गया है और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चरण पादुका नरसंहार 1971 में मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है। ये कहां हुआ था? छतरपुर में हुआ था। हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या कहलाता है? चरण पादुका नरसंहार। कब हुआ था? 1931। ठीक है, कहां हुआ था? छतरपुर में। मालवा विद्रोह, मालवा विद्रोह, मालवा में विद्रोह हुआ था, तो मालवा का जो केंद्र था इस विद्रोह का वो क्या था? इंदौर था। और यहां पे नेतृत्व किसने किया था? शहादत खान ने। शहादत खान ने होलकर जो वंश चल रहा था उसकी सैन्य टुकड़ी थी, उसके साथ नेतृत्व करके अंग्रेजों से लड़ाई करी थी। कब? मालवा विद्रोह के अंतर्गत। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सो महू से विद्रोह का नेतृत्व मुराद अली खां साहब कर रहे थे। कौन? मुराद अली साहब। 1857 की क्रांति में महू से नेतृत्व उन्होंने किया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आपको। लालगढ़ किला, क्या नाम है? लालगढ़ किला, ये अजमेरा रियासत जो धार में है उससे संबंधित है। कौन सा किला? लालगढ़ किला। आजाद साहब की बात हमने करी भी थी। चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। कहां हुआ था? भावरा। भावरा ये गांव है जिसको अब चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता है, याद रखिएगा। जो पहले झाबुआ में पड़ता था, लेकिन जब अलीराजपुर बना तो अभी भावरा जो है अलीराजपुर के अंतर्गत आता है, याद रखना है। ठीक है भाई, भावरा की जगह उसका नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर। बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी थी दिल्ली में 1928 में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, ये हमें पता है, सितंबर में करी थी। भोपाल के नवाब साहब थे हमीदुल्ला खां, है ना? हमीदुल्ला खां, इन्होंने 2 बार मेंबर ऑफ, मतलब चेंबर ऑफ प्रिंसेस नाम सुना होगा ना आपने। सो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के मेंबर और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? हबीबुल्ला खां साहब। बिल्कुल आजादी के समय ये अध्यक्ष हुआ करते थे चैंबर ऑफ प्रिंसेस के, जो सारे की सारी प्रिंसली स्टेट थी उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? हबीबुल्ला खां साहब। मध्य भारत की जो भी रियासतें थी उन सभी को मिलाकर मध्य भारत राज्य बाद में बना दिया गया था आजादी के बाद। हम जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रीवा, पन्ना, छतरपुर, ये सभी जो है रियासतें, इनकी मिलाकर इनको विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इन सारी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश। भोपाल भी एक अलग राज्य हुआ कर रहा था, सी स्टेट का एक राज्य था भोपाल। गुप्त इतिहास की अगर बात करें तो कांच नामक शासक, कांच नाम का शासक था, इसने जो सिक्के हैं अपने सोने के सिक्के वो विदिशा से इसके मिले हुए हैं, तो याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। ये हम और अच्छे से जब इतिहास पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विक्रमादित्य के द्वारा ही विदिशा क्षेत्र में अलग अलग अभियान किए गए थे और इन्होंने उदयगिरी गुफा जो है, उदयगिरी पास में ही पड़ता है विदिशा के पास में, तो वहां उनका एक लेख भी मिलता है ना, अभिलेख। वाकाटक वंश भैया मध्य प्रदेश में चल रहा था, गुप्तों से संबंधित थे, इनके बहुत अच्छे संबंध थे। सो इनके जो संस्थापक थे विंध्य शक्ति प्रथम, क्या नाम है? विंध्य शक्ति प्रथम, ये विदिशा के शासक हुआ करते थे। सागर जिला जो है उसमें एरण है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरण, एरण जगह है, सागर में पड़ती है और यहां पर एक वराह मूर्ति मिली है। हूड़ शासक तोरमण के शासनकाल के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। दूसरी चीज यहाँ पे एरण अभिलेख में सती प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तोरमण के जो पुत्र हुआ करते थे मेहरकुल, मेहरकुल का शासन कहां तक था? मालवा तक हुआ करता था, है ना। 4वीं शताब्दी के आसपास प्राचीन दसपुर, दसपुर का नाम क्या था? आज का मंदसौर है, जिसको पहले दसपुर कहा जाता था, वो मालवों की एक शाखा जिनको कहा जाता ओलिंकर। ओलिंकर, ये ओलिंकर वंश हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इन्होंने अपना राज्य दसपुर में स्थापित कर लिया था। ठीक है। परिवाज्रक राजवंश, परिवाज्रक राजवंश, इनका आधिपत्य कहां था? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर हुआ करता था। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवाज्रकों का संबंध किससे था? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से परिवाज्रकों का संबंध हुआ करता था। परिवाज्रक के जो पड़ोसी थे उसमें उच्चकल्प, उचहरा सतना जिला के अंतर्गत पड़ता है, उच्चहरा, है ना।
उच्च कल्प के नाम से एक राजवंश चलता था परिव्राजकों के बगल में। तो भैया बुंदेलखंड के बगल में बघेलखंड पड़ता है ना, याद रखना। 5वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण कौशल में राजर्षि तुल्यकुल नाम का एक राजवंश राज्य करता था। ठीक है, इसके अलावा सरबपुरी वंश, ये गुप्तों के समकालीन हुआ करते थे जो दक्षिणी कौशल में राज कर रहे थे। बल्लभी, बल्लभी भैया गुजरात कहलाता है, तो बल्लभी में मैत्रक वंश चलता था। तो मैत्रकों के पश्चिमी भाग में मालवा पड़ जाता है, तो मालवा पर अधिकार रतलाम जिले से प्राप्त ताम्र पन्नों से होता है। किसका, किसका भैया, मैत्रकों का। ठीक है, चलिए बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित, हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की, और उन्होंने हर्षवर्धन को अपनी बहन राज्यश्री को खोजने के लिए विंध्याचल पर्वतमाला भी पहुंचे थे। ये विंध्याचल के जंगलों में घूम रहे थे अपनी बहन को खोजने के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा है ना पुष्यभूति और वर्धनवंश, उसमें हमने ये डिस्कस किया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना, सारा मिल जाएगा, हिस्ट्री तो पूरा मिल जाएगा उसमें आपको। बाकी मध्य प्रदेश हम अलग से स्टार्ट कर ही रहे। सो नर्मदा के तट पर हर्ष और पुलकेशन द्वितीय का एक युद्ध हुआ था भैया, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत गए थे, हर्ष हार गए थे। ठीक है, बसनी, बसनी जगह का नाम है, वहां से एक ताम्र लेख प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार अनूपपुर जिले का जो अमरकंटक क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ करता था, पांडवंश नाम से शासन किया करते थे। ठीक है, चलिए महाकौशल, महाकौशल मतलब जबलपुर के आसपास का क्षेत्र महाकौशल कहलाता है। उसके पश्चिमी भाग में सैल वंश, कौन सा वंश, सैल वंश का नाम से एक राजवंश शासन किया करता था, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हमने देखा था भैया, त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट हो गया पाल और प्रतिहार के बीच में। तो राष्ट्रकूटों की एक शाखा बैतूल से अमरावती क्षेत्र पर राज करती थी। कहां, बैतूल से अमरावती, अमरावती कहां है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग का नाम तो सुना ही होगा भैया, यही तो संस्थापक थे। सो इनके अधीन मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा भाग हुआ करता था। प्रतिहार वंश, इनके शासकों ने क्या किया, उज्जैनी में अपने राज्य की स्थापना करी हुई थी। चलिए बुंदेलखंड किसके अधीन था, प्रतिहारों के अधीन हुआ करता था। उसके बाद जय शक्ति, जेजाक भुक्ति, जेजाक या जेता, ये सभी एक व्यक्ति विशेष के नाम है। इनको जय शक्ति, जेजाक या जेता कहा जाता है, जिसी के नाम से जेजाक भुक्ति कहा जाता था उस जगह को, खजुराहो के आसपास चंदेलों को। ठीक है, सो चंदेलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति पड़ गया। ठीक है, चंदेलों की राजधानी क्या हुआ करती थी, खजुराहो, फिर बाद में महोबा हो जाती है। गंडदेव, गंडदेव भैया ये चंदेल वंश के हैं। सो खजुराहो के जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। किसने, गंडदेव ने। खजुराहो में कंदरिया महादेव बहुत बढ़िया मंदिर है, उसका निर्माण गंडदेव ने और उनके बेटे विद्याधर ने। तो पूर्ण विद्याधर ही करवाते हैं। सो याद रखना है, ये भी महान शासक हुए हैं चंदेल वंश के। चंदेल शासकों में आखिरी सर्वाधिक शक्ति मतलब अंतिम शासक मान लेते परमर्दी देव, है ना। परमर्दी देव उस समय के थे जब कौन थे, पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। तो 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित कर दिया था। किसको, परमर्दी देव को। आलाउदल का नाम आपने सुना होगा, है ना। लोक कथाओं में आलाउदल परमर्दी देव के सेनापति माने गए हैं, जिनको परास्त किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। 9वीं सदी के पहले की अगर बात करें तो मालवा में परमार वंश का शासन स्थापित हुआ था, और भोज राजा जो है वो परमार वंश के ही हुआ करते थे। वीर सिंह द्वितीय, वीर सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी और पुत्र सियक द्वितीय, क्या नाम है, सियक द्वितीय, इन्होंने ही परमार वंश को स्थापित किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। उज्जैन के मंगलनाथ को, ये मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, मंगल जिसका भारी हो भैया यहाँ पूजा आप करा सकते हो। सो मंगलनाथ मंदिर है, इस मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए आपको याद रखना है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है। भीम बेटिका की खोज किसने करी थी, विष्णु वागरकर ने करी थी, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नागदा, नागदा भैया कहां पड़ता है, उज्जैन के पास में। पुरातात्विक स्थल जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन के पास में ये पड़ता है। चलिए नागदा अंगला क्या होने वाला है, जिला घोषित होने वाला है कुछ समय पश्चात। चलिए मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक जो है वो क्या है, सीधी रीवा जिलों में, यहाँ पे दोनों जगहों पे क्या है, महापाषाणकालीन स्थल पाए गए। उत्तर वैदिक काल जो था उसमें अनार्य जातियों में मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करने वाली जातियां जो हैं
वो निषाद कहलाती थी, याद रखिएगा। अनुश्रुतियां मतलब लोगों की बातें। अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम मनु जो थे वैवस्वत, उनके पुत्र करुष के नाम से कारुष वंश चला था और कारुष देश की स्थापना भी करी गई थी। कारुष देश अभी मध्य प्रदेश में रीवा के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसे अभी बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, वह कहलाता था। दंडकारण्य, दंडकारण्य वन का नाम सुना होगा भैया, आपको हर जगह मिलेगा, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण। तो दंडकारण्य वन इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इस जंगल का नाम दंडकारण्य पड़ा। नागराज, इनके पुत्र थे मुचुकुंद। क्या नाम है? मुचुकुंद। ये याद रखना, मुचुकुंद नर्मदा का भाई है ना। इन्होंने नर्मदा के किनारे पर एक निर्माण करवाया दुर्ग का, और इससे ही बाद में महिष्मति, महेश्वर के नाम से इसको जाना गया। ठीक है भाई। और इसके बाद नर्मदा नदी के किनारे पर मंडला जिले में परशुराम ने, क्या भैया परशुराम का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। सो परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। तो परशुराम आश्रम कहाँ है? मंडला जिले के अंदर, नर्मदा नदी के किनारे। महाभारत काल में अलग अलग महाजनपद हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, जिनमें वत्स हो गया, काशी हो गया, चेदी हो गया, कारुस हो गया, दर्शान हो गया, इसके अलावा मत्स्य हो गया, है ना। सो बघेलखंड और बुंदेलखंड की सीमा के ये जनपद हुआ कर रहे थे। इनके राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। जबकि जो नीचे वाले थे, जैसे माहिष्मति हो गया, अवंती हो गया, भोज हो गया, अंध हो गया, वृष्णि हो गया, विदर्भ हो गया और निषाद हो गया, इनके राजाओं ने कौरवों की तरफ से क्या है, महाभारत में युद्ध लड़ा था। तो याद रखना है भैया, मध्य प्रदेश भैया बहुत शुरुआती तौर से हिस्ट्री है महाभारत काल से, है ना। चलिए, अशोक, अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने सांची में प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करा है, सबसे बड़ा स्तूप जो है वही, है ना। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुनारी हो गया, सांची, सतनारा जो रायसेन में सतधारा पड़ती है, भोजपुर हो गया, उज्जैन हो गया, इन सभी जगहों पर भी बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, जो अभी फिलहाल बहुत कम बचे हैं, मतलब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुछ मिले हैं, कुछ तो खत्म ही हो चुके हैं। सतधारा, सतधारा जो है सलामतपुर के पास में, यहां पे बौद्ध स्तूप पाए गए। ठीक है, रायसेन में। पुष्यमित्र शुंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। शुंग वंश के ये प्रतापी शासक हुआ करते थे। इन्होंने अपने राजा को मार के शुंग वंश स्टैब्लिश करा था। सो सांची स्तूप पर इन्होंने वेदिका, वेदिका मतलब होता है रेलिंग, है ना, रेलिंग का निर्माण करवाया था। सांची के जो सबसे बड़े स्तूप है, उसकी वेदिका पर उत्कीर्ण जो एक लेख है, उसमें सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी के पूर्वी मालवा पर अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका पूर्वी मालवा पर सातकर्णी का, सातवाहन वंश के शासक का अधिकार हुआ करता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक थे सातवाहन वंश के। उनके साम्राज्य में अनूप देश, अनूप देश मतलब महेश्वर के पास का जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, उसको अनूप कहा जाता है। अकरा, इसको विदिशा कहा जाता है, मतलब अभी अवंती तो आप जानते ही हैं, पश्चिमी मालवा, ये सभी क्षेत्र किसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधीन हुआ करता था। इसके अलावा बालाघाट जो जिला है, वहां से हिंद यूनानी शासक मिलांडर का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। अरे नहीं सुना क्या? बिल्कुल सुना होगा। तो मिलांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सखनरेश मोस का नाम आपने सुना होगा, मैंने पूरा शक शासन बढ़ाया है, शक वंश बढ़ाया, जाके देख लेना। सो मोस और अजेस प्रथम, इनके भी कुछ सिक्के जो है कहां से, बालाघाट के आसपास मिलते हैं। इंदौर के स्वर्गीय आडवाणी द्वारा संग्रह इनने जो किया हुआ था, वो क्या है, वो दिया गया है। वो सारे सिक्के सरकार को दे दिए गए, तो वो मिलते हैं। छहरात वंश की हमने बात करी थी, है ना। सो छहरात वंश के जो शासक थे, शक शासक, उनका नाम है नहपान। तो नहपान का राज उस समय मंदसौर, उज्जैन तक विस्तृत हुआ करता था। कादरमक वंश का नाम सुना होगा। इनके शासक थे कौन, चष्टन। तो चष्टन की राजधानी भी उज्जैन हुआ करती थी। इनके भी सिक्के उज्जैन और शिवपुरी से मिलते हैं। ये सारे के सारे वंशों में हमने एक एक व्यक्ति पे डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है। कुषाण शासकों की बात करें तो कनिष्क के सबसे महान शासक हुए हैं। इनके सिक्के कहां मिले हैं, बिलासपुर जो अभी छत्तीसगढ़ में है, और शहडोल जो मध्य प्रदेश में है। तो वो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना है भैया, है ना। कुषाण कालीन सिक्के कहां, शहडोल से प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में। बिलासपुर तो छत्तीसगढ़ में आ गया, लेकिन मिले वहां से भी। ठीक है। कनिष्क के बेटे हुआ करते थे वशिष्ठ,
तो वशिष्ठ का अभिलेख जो है वो सांची से प्राप्त हुआ है, पहली शताब्दी का ये अभिलेख माना जाता है। नागवंश के शासक जो है, नागवंश हमने पढ़ा है ना, मागवंश, नागवंश, सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई है, आप देख लेना, अंधकार युग, है ना। सो इनके शासकों के सिक्के भी विदिशा, जो पहले वेशनगर का कहलाता था, त्रिपुरी, त्रिपुरी आजकल तेवर जो जबलपुर के पास में स्थित है वो कहलाता था, यहां से बोधि वंश के राजा महासेन की जानकारी भी मिलती है। समुद्रगुप्त का एरण जो अभिलेख है उसके अनुसार एरण उसके समय में क्या था, स्वभोग नगर कहलाता था। क्या कहलाता था? स्वभोग नगर कहलाता था। अप्पा साहेब का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, अप्पा साहब भोसले, है ना। तो अप्पा साहब अरबी सैनिकों की सहायता से, ये दूसरे अप्पा साहब है ना। मुल्ताई, मुल्ताई जगह जो है, जो ताप्ती का क्या है, उद्गम स्थल है। मुल्ताई जो बैतूल में पड़ता है, तो बैतूल के समीप में अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वो पराजित हो गए थे। डिल्लन शाह का नाम आपने सुना ही होगा, और हीरापुर के किरेन शाह, इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 में एक विद्रोह किया था, बुंदेला विद्रोह जिसके नाम से फेमस है ना। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के जमींदार जो हुआ करते थे डिल्लन शाह, इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और ये सभी के सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है भैया आपको, ये तो पूरा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 14 जून 1857 वो क्रांति थी 1857 की। तो इसमें ग्वालियर के निकट मुरार, मुरार का नाम सुना होगा आपने, मुरार कैंट कहलाता, मुरार छावनी थी, वहां पर भी सैनिक विद्रोह हुआ था। इसके अलावा रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती का नाम तो सुना ही है, वो वीडियो पढ़ा है, देख लेना। सो रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर शाह, और उनके बेटे थे, उन्होंने गढ़मंडला, गढ़मंडला जो गौड़ वंश की राजधानी हुआ करता था, स्वतंत्रता के लिए वहां पे तलवार उन्होंने उठाई थी। विद्रोह के समय में दिल्ली के शहजादे जो थे हुमायूं, इन्होंने मंदसौर जाकर बलायती, मेवाती और सिंधिया सेना, इन सभी सेनाओं की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी करी थी, और फिरोज शाह के नाम से मंदसौर में क्या किया था, राजा बन गए थे। ठीक है भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे, तात्या टोपे, नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें अपने मित्र ने धोखा दे दिया था, और शिवपुरी में क्या हुआ था, इनको फांसी दे दी गई थी। इनकी फांसी से ही 1857 की क्रांति खत्म मानी जाती है। सो कॉलिन कैंपबेल के द्वारा 6 दिसंबर 1857 को पराजित किया गया था। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह भड़का था, और अंग्रेज अधिकारियों को भागना पड़ गया था। महू में यह विद्रोह 1 जुलाई को पहुंचा, और सैनिकों ने यहां पे विद्रोह कर दिया था। झांसी की रानी की तो बात ही निराली है। 28 जून 1858 को कालपी में ये युद्ध करते करते यूरोज की सेना के साथ मुकाबला कर रही थी, और वहां पे ये शहीद हो जाती हैं। तो ये याद रखना, शहीदान बलिदान दिवस जो है, शहीद दिवस 28 जून 1858 किसका है, रानी लक्ष्मीबाई का। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर से सिंधिया और भोपाल के नवाब जो थे, इन लोगों ने किसका सपोर्ट किया था, अंग्रेजों का सपोर्ट किया था भैया, ये भारतीयों के साथ नहीं थे। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत जो है, वहां की रानी थी कौन, अवंतीबाई, जिनके नाम पे अभी सारा विश्वविद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है। और उनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, ठीक है, गिरधारी बाई, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में योगदान दिया था और बलिदान भी दिया था। तो ये भी महान महान शख्सियत हैं भैया, ठीक है। 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था भैया। सो कांग्रेस समिति ने मध्य भारत से बापूराव दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस और गोपाल हरिभिड़े अब्दुल अजीज, इन सभी लोगों ने क्या है 1885 में जब कांग्रेस बन रही थी, तो मध्य भारत से प्रतिनिधि के रूप में वहां पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तिलक साहब का नाम तो सुना ही है। तिलक के नेतृत्व में 1891 में, कब या 1891 में नागपुर में संपन्न एक अधिवेशन में मध्य प्रांत, उस समय मध्य प्रांत और मालवा, इसमें अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है भाई। इसी के बाद से संपूर्ण भारत में ये चालू होता। 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत जो है वो सिवनी के जेल में हो गई थी। 1920-21 में कांग्रेस आंदोलन के नेता कौन थे, प्रभाकर डुंडीराज जाटव और अब्दुल जब्बार खां, ये सभी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्या है, मध्य प्रदेश में इन्होंने करी थी।
प्रभाकर डुंडीराज जाटव और अब्दुल जफ्फार खां। 1929-30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नमक कानून तोड़ना था, सो इसमें दुर्गा शंकर मेहता मध्य प्रदेश से, इन्होंने प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किया था, शुरुआत करी थी 22 में क्या हो गया था कि भैया चोरा चोरी कांड के बाद बंद हो गया था। भोपाल रियासत, जो भोपाल रियासत चलती थी, उसमें सीहोर कोतवाली में विदेशी व्यक्ति थे फेल्ट कैंप, इनकी होली जल गई थी कपड़ों की। और 1937 में भोपाल राज्य हिंदू महासभा के अधिवेशन में मास्टर लाल सिंह, पंडित उद्धवदास मेहता, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। और 1923 की अगर बात करें तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। किसका? झंडा सत्याग्रह कहां से चालू हुआ? जबलपुर से। ठीक है, इसका निर्देशन कौन कर रहे हैं? देवदास गांधी, राम गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद साहब, जो पहले राष्ट्रपति रहे भारत के। राष्ट्रीय ध्वज लहराने के प्रश्न पर पंडित सुंदरलाल, इन सुंदरलाल जी को 6 माह का कारावास दे दिया गया था, इसी के कारण तो समस्या पैदा हुई थी। जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मित्र, इनके नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। परमार वंश के शासक का नाम सुना होगा, मुंज का आपने, है ना? मुंज ही है जिन्होंने हूणों को हराया था। और मुंज की राज्यसभा में नव सहसांक चरित के लेखक कौन है? पद्मगुप्त। ये पूछ लिया जाता है, नव सहसांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त। 10 रूपक के लेखक धनंजय, क्या नाम है? धनंजय यशोरूपावलोक, इनके रचयिता धनिक। ये ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो है वो रहा करते थे मुंज के दरबार में। और भोज, राजा भोज का नाम तो सुना ही है, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ये भी विद्वान हुआ करते थे। इनके सारे के सारे 7-8 जो ग्रंथ हैं विद्वान जो इन्होंने लिखे हैं वो हमने डिस्कस किए भी थे। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, परमार राजा भोज वाले। कोक्कल प्रथम जो है भैया, ये त्रिपुरी में इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना करी हुई है। किसकी? कलचुरी वंश की। और लक्ष्मण राज द्वितीय ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और कालिया नाग की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीनकर स्वराष्ट्र के सोमनाथ के मंदिर में अर्पित कर दी थी। कालिया नाग, वो वाली कहानी तो आपको पता ही होगा, कृष्ण जी वाली, है ना? सो कालिया नाग की जो मूर्ति थी रत्न जड़ित, वो कहा इनने वहां से छीनी और सोमनाथ के मंदिर में दे दी थी। लौंजी जगह का नाम है, बालाघाट जिले से यहां पे अभिलेख प्राप्त होता है। और इसमें पता चलता है कि देवगिरी में यादव शासक हुआ करते थे जिनका नाम है रामचंद्र, है ना? और राजा रामचंद्र की हमने डिस्कशन की हुई है खिलजियों के साथ। ठीक है, ये इनका साम्राज्य बालाघाट तक विस्तृत हुआ करता था। गोहिल वंश याद रखना, ये मंदसौर में चलता था शासन गोहिल वंश का। कच्छप राजवंश, क्या नाम है? कच्छप माना कछुआ। कच्छप राजवंश का शासन ग्वालियर, दुबकुंड और नरवर में हुआ करता था, है ना? नरवर नाम तो सुना ही होगा, नरवर का किला डिस्कस करेंगे। चलो, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्वालियर में वीर सिंह देव, इन्होंने तोमर राजवंश की स्थापना करी। इसके बाद तोमर वंश के शासक सबसे महान जो हुए हैं वो हुए कौन? मानसिंह। तो मानसिंह को दिल्ली सल्तनत के लोधी शासकों से टक्कर लेनी पड़ी और भैया पूरा मामला बिगड़ जाता है। चलो, 1195-96 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? ग्वालियर के लक्ष्मण या लोहंग देव को पराजित कर दिया था। तो भैया ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो एक काम करते हैं, सेकंड वीडियो लेके आते हैं इसी में, अगली 4थे नंबर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।